Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS where we cover daily current affairs for you. This is your mentor Arzu Kakkar, and in this session I'll be talking about the important articles that you read in newspaper. We'll cover them, we'll have a comprehensive coverage, उसकी हर तरीके से proper analysis करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ. तो 1 अप्रैल में क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 से लिंक करते हुए लेट्स हैव अ लुक. लेकिन शुरू करने से पहले जो कल हमने क्वेश्चंस जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे एज अ होमवर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको देख लेते हैं एक बार. ये समझने की कोशिश करना कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्या क्या कैटेगरीज बनती हैं, यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकती है. ठीक है, 2017 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था. और हाँ, इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप प्लीज़, मैं ये सभी के लिए रिक्वेस्ट करूँगी, एक जो एस्पिरेंट जो डेली आंसर्स मेंशन करते हैं वेल डन, लेकिन ये सबके लिए है. आप जब तक पार्टिसिपेट नहीं करोगे मतलब फ़ायदा नहीं होने वाला है. फ़ायदा इन द सेंस कि जो होमवर्क मिलता है वो आप ही की ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत काम आएगा. आप ही अगर डेली एक आंसर लिखोगे, अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो ये एट द एंड आपको एमसीक्यूज मिलेंगे प्रीलिम्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मेंस के अंदर आपको आंसर लिखने को रहेगा. डेली प्रैक्टिस अगर कर भी लोगे 5 से 10 क्वेश्चन की, तो बहुत आप ही के लिए अच्छा होगा. और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छी चीज़ कोई और है ही नहीं, राइट. तो एनालाइज करो कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पुट करती है. पहला क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पे क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सिंपल सा सवाल था, मतलब एक इंडेक्स दे दिया 2017 में, और कौन सी इसमें से ऑर्गेनाइजेशन है, को फोरम काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. इंडेक्स और उसकी रिपोर्ट्स, बेसिकली रिपोर्ट्स इंडाइसेस जो होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन उससे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट होती हैं. पैरामीटर्स क्या आते हैं, उसकी फाइंडिंग्स, ये सब हम कवर कर ही लेते हैं, राइट. इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी अभी ज़्यादा. 2018 का अगला क्वेश्चन देखते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, 2 स्टेटमेंट्स डाली, पूछा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. ये क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर सकते हो जब आप न्यूज़ के साथ लिंक में हो, जब आप करंट अफेयर्स के साथ लिंक में हो. हम हमेशा ये बोलते हैं कि पॉलिटी मतलब लक्ष्मीकांत, लेकिन ऐसा नहीं है. आपको करंट के साथ और स्टैटिक को लिंक करना आना चाहिए. ये एक सही अप्रोच है. स्टेटमेंट पढ़ती हूँ. आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल. ये पहली स्टेटमेंट है. दूसरी स्टेटमेंट कहती है, वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी. दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत हैं. आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल. एज पर 2016 रूलिंग ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट, आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आर्टिकल्स कवर कर रहे हो, तो ये ऐसी स्टेटमेंट्स आपको बहुत आसानी से देखने को मिल सकती हैं. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि एक बार जो आपका आधार नंबर है एक बार इशू हो जाता है तो इट कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड. ऐसा नहीं है. आधार एक्ट रेगुलेशंस के अंदर इट स्टेट्स दैट एन इंडिविजुअल्स आधार नंबर मे बी ओमिटेड और परमानेंटली और डीएक्टिवेटेड टेम्परेरीली बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट. तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ गलत हो जाती हैं और आंसर क्या है, डी. कहने का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते थे आप. ये क्वेश्चन और सिर्फ करंट अफेयर्स अगर आप कवर कर रहे हो उससे सॉल्व हो सकता है. यहाँ लक्ष्मीकांत नहीं आएगी, राइट. तो इसीलिए पॉलिटी को भी आपको लिंक करना है, करंट को स्टैटिक के साथ लिंक करना है. बस ये अपने माइंड में फिक्स कर लो. इंडिया इनैक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है, टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस टू. 2018 में सवाल पूछा, दैट इज WTO, राइट. तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर था. बहुत ही सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है. 2014 में स्टैट्यूटरी बॉडी और उस बॉडी को कौन चेयर करता है, कौन से एक्ट के अंदर आती है, इन सब से सवाल आया है. इसका मतलब आपको ये सब पता होना चाहिए. एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. मुझे पता है ये स्टेटमेंट गलत है, ये एक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट कर देते हैं. तो फिर भी हम अभी 50-50 वाले केस में आ गए. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल है.
नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को चेयर किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आपके एनवायरनमेंट के स्टैटिक से आप इसको लिंक कर सकते हो। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बिल्कुल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन से एक्ट के अंदर आती है। एस्टैब्लिश अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो इन 1962 दिस बोर्ड ऑफ एनिमल्स वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पूछा जा सकता था, एक्ट का नाम याद में रखना, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी रिप्लेस्ड बाय नेशनल गंगा काउंसिल। उसको कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और अभी तो ये काउंसिल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, जब भी कोई आर्टिकल कवर कर रहे हो तो उसके नोट्स जो है साथ में देख लिया करो, राइट। जैसे कि एक सवाल दूंगी आज, आपको पता चलेगा कि कल आपने उसके बारे में जाके खुद से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है वो भी। जबकि आज हम क्या करने वाले हैं, जीएस पेपर 1 से पहले तो एक यंगली फेस्टिवल है उसको कवर करेंगे। प्रीलिम्स पॉइंटर से तो मतलब पूरे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, सवाल बन सकते हैं। इंडिया 5th अमंग द टॉप 10 कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ये जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो। और फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, वो भी पता होना चाहिए। और इस स्टडी के अकॉर्डिंग क्या क्या रीजंस रखे गए वो भी हम देख लेंगे, जो आपके मेंस में आपको हेल्प करेंगे। असामीज गमछा के बारे में पढ़ेंगे, जीआई टैग है तो उसके बारे में भी देख लेंगे, जीएस पेपर 3 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑर्गेनाइज स्वच्छोत्सव 2023, तो जीएस पेपर 2 से इसको लिंक कर सकते हो। और काफ़ी कुछ है इसमें जानने को, तो विल हैव अ कंप्लीट लुक ओवर इट। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया है $100 मिलियन का लोन, किसको? उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट को, फॉर द डिजास्टर रिस्पॉन्स। पेपर 3 से लिंक कर सकते हो, मेंस के लिए बहुत रेलिवेंट कंटेंट है यहाँ पर। टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यू कैन लिंक इट विद जीएस पेपर 3, प्रीलिम से बहुत सवाल बन सकते हैं यहाँ से। और खराई ब्रीड ऑफ कैमल्स के बारे में जानेंगे जो कि न्यूज़ में हैं। आई होप अब आपको एक ओवर लुक मिल गया है कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ पहला आर्टिकल जो है उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या है पहला आर्टिकल? Recently, the research published in the journal Scientific Data ranked India 5th among the top 10 contributors to global warming. We all are aware of it. Global warming, man-made causes, और we मतलब indirectly we people are also responsible. अच्छा, चलो आपके लिए एक होमवर्क है, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन आप बता सकते हो। हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं, हम जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ भी जा रहे हैं, E20 की बात करते हैं हम, कब तक ये हमारा टारगेट है कि हम इसको अचीव कर लें। ये सारी चीज़ें आपके मेंस में आपको हेल्प करेंगी। तो मेंशन एनी 3 इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आगे। रही बात, जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो टॉप द लिस्ट विद द एमिशन कॉजिंग राइज इन द टेम्परेचर, फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे रशिया। अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, डेफिनेटली। इंडिया क्लाइम टू 5th स्पॉट में, यहाँ पर ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मतलब यू कैन हैव अ लुक ओवर इट। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए कि जैसे इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 0.08 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग फ्रॉम 1850 थ्रू 2021। ये स्टेटमेंट आपके मेंस में काम कर सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स भी हैं, जैसे इंडिया का एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, निट्रस ऑक्साइड फ्रॉम 1851 टू 2021 हैव रिजल्टेड इन कितने डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ओवर द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, तो वो यहाँ पर मैंशनड है, ठीक है। डिफॉरेस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, फॉसिल फ्यूल जो बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, तो ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है एमिशंस को लिंक किया जा रहा है विद ऑल दीज थिंग्स, राइट। Fossil fuel emissions have been over 4 times greater than the additional warming caused by land use change. So fossil fuels एक biggest contributor है। अभी हम कैसे ट्रांजिट कर रहे हैं, हमने कल विंड एनर्जी काउंसिल के बारे में भी जाना था, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ कैसे ट्रांजिशन कर रहे हैं, इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं इस रिगार्ड में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अच्छा,
2016 में देखो, जब रिपोर्ट्स की बात आती है तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी होते हैं और ट्विस्ट करके पैरामीटर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, या फिर इंडिया की रैंकिंग विद रिस्पेक्ट टू लाइक साउथ एशिया रीजन में या आपके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ पैरेलल, तो वो सब भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इतना लेवल तक आपको मालूम होना चाहिए जब मैं प्रीलिम्स में रिपोर्ट्स की बात कर रही हूँ। India's ranking in the ease of doing business index is sometimes seen in news. Which of the following has declared that ranking? 2016 में सवाल था, 4 ऑप्शंस हैं। Try to mention the answer in the comment section और उसके बाद I'll take it in the Monday जो सेशन होगा तब लेंगे, ठीक है। अगला है गमछा भी बोलते हैं, हाइब्रिड गमछा विच वॉज यूज फॉर द फेलिसिटेटिंग द गेस्ट एट अ फंक्शन स्पार्क प्रोटेस्ट अक्रॉस असम। वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब असामीज गमछा न्यूज़ में आ गया है, तो इसके बारे में एक बार जानते हैं। गमछा एक रेक्टेंगुलर, अगर आप देख रहे हो तो एक पीस ऑफ क्लोथ है, कॉटन पीस ऑफ क्लोथ है, हैंड विवन है, रेक्टेंगुलर है, रेड बॉर्डर्स होते हैं जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर। तो ये रेड बॉर्डर्स हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, मोटिव्स बेसिकली रेड बॉर्डर्स पे यू कैन सी। तो ये जो एल्डर्स हैं, जो गेस्ट होते हैं, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, उनको ऑनर करने के लिए इट इज़ ऑफर टू देम। सोशल रिलीजियस सेरेमनीज में भी इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट इन दैट स्टेट, एंड ये असम की आइडेंटिटी और प्राइड इट इज़ कंसीडर्ड एज, राइट। सिल्क से भी फॉर सम बेसिकली इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ एक्सपेंसिव मटेरियल्स लाइक सिल्क ऑल्सो, वैसे कॉटन पीस ऑफ क्लोथ भी है। बिहू फेस्टिवल जो है तो तब गमछा जो है इट इज़ मेंट फॉर एक्सचेंजिंग ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, राइट। तो it is a unique scarf that is found only in Assam and received GI tag। अब GI tag की बात आ गई है तो बिना इसके बारे में जाने हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी प्रोडक्ट जिसकी एक अपनी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन उस प्लेस से है, वहाँ की कुछ क्वालिटीज़ जो यूनिक इन इटसेल्फ हैं एंड और रेपुटेशन यू कैन से, सो ड्यू टू दैट ओरिजिन, राइट। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, इट इज़ अ साइन दैट इज़ यूज्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट हैव दैट स्पेसिफिक जियोग्राफिकल origin. So this is used for like agriculture products, foodstuffs, wine and spirit drinks, handicrafts, industrial products, सब में। Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999 seeks to provide the registration and better protection of these goods in India. कितने साल के लिए वैलिड होता है GI टैग? 10 साल के लिए, और उसके बाद इट कैन बी रीन्यूड ऑल्सो। तो ये स्टेटमेंट जो है ये याद में रखना, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं। कैसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है एक बार देखो। 2019 में क्वेश्चन पूछा था, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक and the injection of sulfate aerosol in stratosphere। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से लिंक के क्वेश्चन है। स्ट्रेटोस्फीयर में जब आप सल्फेट एरोसोल की इंजेक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ये बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है, क्यों साइंटिस्ट जो हैं सजेस्ट द यूज ऑफ दिस थिनिंग टेक्निक for creating the artificial rains, it will reducing the frequency and intensity of tropical cyclones, for reducing the adverse effect of solar winds, reducing the global warming। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने वही, ये करंट में भी बहुत रहा है, और ये अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो स्टैटिक बुक्स तो वहाँ पर भी बहुत मेंशन्ड है, राइट। तो इसीलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं इसको बिल्कुल डिफ़िकल्ट कैटेगरी के अंदर नहीं डालूंगी। अगर आप सिंसियरली अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत आसानी से आप नंबर लेके जा सकते थे यहाँ पर। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट आर्टिकल। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है ऑर्गेनाइज स्वच्छोत्सव 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट रैली फॉर गार्बेज फ्री सिटीज इन दिल्ली। पहला सवाल, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट कब होता है? 30 मार्च। मार्क द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। थीम क्या थी? अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग द वेस्ट। मैंने सॉलिड वेस्ट रिगार्डिंग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ लिया हुआ है ऑलरेडी, तो यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। मैं कल इसको और अभी बताऊंगी क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में अभी इससे रिगार्डिंग चल भी रहा है, मिशन भी है एक, तो उसको भी कवर करेंगे, स्वच्छ भारत मिशन भी देख लेंगे। तो यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट है, इट इज़ जॉइंटली फेलिसिटेटेड बाय, इंपॉर्टेंट है, United Nations Environment Program and UN Human Settlements Program, that is UN Habitat।
तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। 14th of December 2022, United Nations General Assembly adopted a resolution to proclaim 30th March as International Day of Zero Waste। तो इस दिन का एम क्या है? टू प्रमोट सस्टेनेबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन पैटर्न्स, एक सोसाइटल शिफ्ट टुवर्ड्स द सर्कुलरिटी, अवेयरनेस रेज करना अबाउट द जीरो वेस्ट इनिशिएटिव्स। एंड स्वच्छोत्सव 2023 ऑर्गेनाइज किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑल्सो। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अनाउंस किया क्या कि देयर इज अ टारगेट 1000 cities, please do remember this number, 1000 cities are targeted to achieve 3-star garbage free rating by October 2024। तो ये याद में आप रख सकते हो। दिस स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल वाज लॉन्च बैक इन जनवरी 2018 ताकि एक कॉम्पिटिटिवनेस जो है, एक मिशन ड्रीवन अप्रोच जो है अर्बन लोकल बॉडीज के बीच में वो आए। इट वाज सीन। और यहाँ पर जो स्वच्छता दूत हैं तो उनको भी, उनकी भी प्रेजिंग हुई, जो एक एजेंट की तरह दे आर एक्टिंग एज दे आर बीइंग द एजेंट्स ऑफ चेंज एंड लीडर्स in their communities, right? So as to bring out the challenges and the opportunities also in this regard. तो this was all इस टॉपिक से रिलेटेड। अब चलते हैं आगे। कल हमने NPCI के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो मैंने इंटरचेंज फीस के बारे में आपको पढ़ाया था। तो NPCI बॉडी के बारे में वो न्यूज़ में आ गई। आपको खुद से होना चाहिए था कि मैं NPCI के बारे में जाकर पढ़ूँ। अगर ये आपको हुआ ऐसा तो आप सही ट्रैक पे हो, अगर नहीं हुआ तो थोड़ा अभी सही ट्रैक पे आना है। मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन डाला जस्ट टू सी कि कौन कौन कल किसके माइंड में क्लिक होता है कि अपने को NPCI के बारे में पढ़ लेना चाहिए। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो है आपको डेवलप करनी है। जिन्होंने कल पढ़ा जाकर थोड़ा सा, तो 2017 में यूपीएससी ने NPCI से क्वेश्चन पूछ लिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जबकि कि NPCI हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री और NPCI हैज़ लॉन्च रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है ये आपको बताना था। ट्राई टू सॉल्व इट। अभी भी आज भी एक मौका मिल गया है। NPCI कल भी न्यूज़ में थी, तो इसीलिए मेक श्योर कि आप अब इसको आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम NPCI के बारे में पढ़ें, राइट। चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं। दैट इज रिगार्डिंग टू तिवा ट्राइब्समैन रिसेंटली न्यूज़ में रहे टू सेलिब्रेट यंगली फेस्टिवल एट गोभा विलेज इन मोरेगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। क्या बात कर रहे हैं, चलो पढ़ते हैं। फेस्टिवल है यांगली, एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। कौन सी कम्युनिटी? ट्राइब तिवा। तिवा ट्राइब है असम की। तो ये मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी ही सही, लेकिन ये फेस्टिवल स्पेसिफिकली असम में सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल रिलेटेड है टू एग्रीकल्चर विच इज़ अ मेन सोर्स ऑफ सोर्स टू देयर कम्युनिटी, टू देयर इकोनॉमी ऑल्सो। तो यहाँ पर इस फेस्टिवल के दौरान देयर आर डांसेस एंड प्रेयर्स ऑल्सो, ताकि जो अब हार्वेस्ट होगी आगे पैडी, तो उसके लिए वो दिस फेस्टिवल इज फॉर प्रोटेक्टिंग फॉर देयर क्रॉप्स, दे प्रे अगेंस्ट द पेस्ट और कोई हार्मफुल नेचुरल कैलेमिटी नहीं हो, राइट। सो इसीलिए ये फेस्टिवल जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है और इट इज सेलिब्रेटेड एवरी 3 years। सोइंग ऑफ पैडी स्टार्ट्स इमीडिएटली। फिर इस फेस्टिवल के बाद पैडीज की जो सोइंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा तिवा ट्राइब के बारे में जान लो। एथनिक ग्रुप है मेनली इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय। अच्छा, वो फेस्टिवल कौन से स्टेट में, वहाँ से भी सवाल बन सकता है, ठीक है। एंड ऑल्सो फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फाउंडर ऑफ तिवा कम्युनिटी, एक स्टेप और डीप चले जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। फाफुरोई इन रोसिंग देवरी, जैसे भी आप इनको प्रोनाउंस करें, who has contributed a lot to the construction of this society and he also wrote an anthem also, that is O Ange Tiwa Tosima. So it is recognized as a scheduled tribe within the state of Assam. They practice झूम एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सबको पता होगा, जैसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन का दूसरा नाम, जिसमें एक पार्सल ऑफ लैंड है, वहाँ पर आपने कुछ ग्रो किया, फिर उसको वहाँ हार्वेस्टिंग हुई, फिर यहाँ पे आपने उसको बर्न कर दिया और फिर आप फॉर द टाइम बिंग आप दूसरी लैंड पे चले गए जो तैयार होगी फिर। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन की, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स काफ़ी अगर आपने पढ़े हों, जिन्होंने नहीं पढ़े चलो ये आज आपके लिए होमवर्क हो गया कि आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आज पढ़ोगे, ठीक है। सो दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज द जोनबिल मेला एवरी ईयर, इंपॉर्टेंट है, याद में रखना।
2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। अभी मैंने आपसे झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का होमवर्क दिया है ना, अब आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये होमवर्क, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, ये फार्मिंग इस फार्मिंग से कैसे डिफरेंट है। 4 स्टेटमेंट्स दे दी और दोनों को कंपैरिजन में रख दिया, तो मतलब पता होना चाहिए क्या होता है स्लैश एंड बर्न, क्या होता है, मतलब ये टर्म्स अलग अलग हैं तो कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, राइट। तो इसीलिए अगर कोई ऐसी चीज़ें न्यूज़ में आ रही है, वो कल्टीवेशन न्यूज़ में आ गई, तो जाके पढ़ो उसके बारे में। और जब बीइंग अ मेंटर ऑल्सो अगर आपको बता दिया गया है फिर भी नहीं पढ़ोगे तो फिर तो वो वी आर डिगिंग अ होल फॉर आवरसेल्व्स, राइट। तो वो नहीं करना है। एक होमवर्क भी दे रही हूँ इसी के विद रिस्पेक्ट टू में, दैट व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हाउ डू emerging technologies provide an opportunity for crop diversification। 2021 में मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार इसको लिखने की कोशिश करो, जितना भी कंटेंट आपके माइंड में आ रहा है, ट्राई टू पुट इट इनटू वर्ड्स, राइट। आगे चलते हैं, तो ये मेंस का एक होमवर्क मिल गया आपको। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया है $100 मिलियन का लोन, किसको, उड़ीसा को, फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये लोन के बारे में पढ़ लेते हैं। जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक भी कर सकते हो, जहां पर ये लोन दिया गया है अंडर उड़ीसा स्टेट कैपेबिलिटी एंड रिजिलियंट ग्रोथ प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम है जो कवर करता है सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी प्लेटफॉर्म, स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स, एनहांसिंग द कैपेसिटी फॉर डिजास्टर रिजिलियंस। उड़ीसा देखो यहाँ पर कितनी नेचुरल कैलामिटीज हो सकती हैं, कोस्टल स्टेट है, एंड $100 मिलियन का लोन दिया गया है उड़ीसा को, सो एज टू स्ट्रेंथन इट्स फॉरकास्टिंग सिस्टम, for improved response to disaster, for enhancing social protection to the vulnerable households, and it has been assessed that there is a rate of poverty among the tribals in Odisha 63%, highest in the country, right। तो ये प्रोग्राम जो है हेल्प करेगा उड़ीसा गवर्नमेंट को टू स्केल अप देयर एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, अपने vulnerable households फ्रॉम क्लाइमेट शॉक्स, हाउ टू बेटर प्रोटेक्ट देम, लीड टू डिजिटाइजेशन, जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, इट विल लीड टू डिजिटाइजेशन और इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो है ऑफ बेनिफिशियरीज, वो डेटाबेस को क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है। उड़ीसा अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट करंटली दे आर इनकरिंग 3000 करोड़ का एक फाइनेंशियल लॉस एवरी ईयर, फ्लड्स की वजह से, साइक्लोन्स की वजह से, ड्रॉट्स की वजह से। ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट सेंचुरी, coastal Odisha has been impacted by recurring disasters, cyclones hitting the states, right। उसकी geographic location की वजह से उड़ीसा is having like heavy rains। अभी यहाँ पर भी बहुत बारिश हो रही है वैसे तो, but I am not from उड़ीसा, लेकिन मौसम देखो तो यहाँ पर heavy rains, lightning, heat waves, flash flooding and the impact of hazards associated with climate change like sea level rise। तो उड़ीसा is affected by it, and यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है साल भर में कितना लॉस होता है, तो इसीलिए ये लोन दिया गया है so as to strengthen your system। 2021 में यूपीएससी ने 2 स्टेटमेंट्स रखी। क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ, 2 स्टेटमेंट्स थी। रिसेंट क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड लेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इन द आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, व्हाट डू यू थिंक। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, ट्राई टू सॉल्व इट, फिर इसको हम कल कवर करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। National Commission for Protection of Child Rights has written to the states and union territories suggesting that children with type 1 diabetes are provided with proper care and required facilities। तो type 1 diabetes के बारे में भी पढ़ेंगे। टाइप 1 डायबिटीज एक वो क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें पेनक्रियास प्रोड्यूस लिटिल और नो इंसुलिन। तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप 2, मैं उसके साथ इसको कंपैरिजन में रखूंगी। तो यहाँ पर ये यूजुअली अकर इट इन चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट्स। तो एज पर द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलीस्ट 2021, ये आप मीन्स में यूज कर सकते हो, India has the world's highest number of children and adolescents living with type 1 diabetes। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और तो इंसुलिन लेना पड़ता है। देयर इज़ नो, आपकी बॉडी जो है, जो पेनक्रियाज हैं, दे प्रोड्यूस नो इंसुलिन और वेरी लिटिल इंसुलिन। यहाँ से स्टेटमेंट भी बन सकता है कॉज ऑफ दिस कंडीशन जो बच्चों में है, इट कैन बी जेनेटिक एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स दे प्ले अ रोल इन इट।
टाइप 1 डायबिटीज रिक्वायर इंसुलिन इंजेक्शंस देने पड़ते हैं और इंसुलिन पंप टू मैनेज द ब्लड शुगर लेवल। टाइप 2 डायबिटीज जो होती है उसमें इट अफेक्ट्स द वे द बॉडी यूजेज इंसुलिन, तो यहाँ पर बॉडी स्टिल मेक्स इंसुलिन। टाइप 1 में बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती, टाइप 2 में बॉडी बनाती है, इट स्टिल मेक्स इंसुलिन बट इट अफेक्ट्स द वे बॉडी यूजेज दैट इंसुलिन। तो टाइप 2 डायबिटीज कैन अकर एट एनी एज, मतलब चाइल्डहुड में भी, लेकिन हाउएवर आपने देखा होगा जो मिडिल एज एंड ओल्डर पीपल है अबव 45 टाइप डायबिटीज जो है it occurs, right? This and next is gestational diabetes, ये in women during the pregnancy when the body sometimes becomes less sensitive to the insulin, तो ये it does not occur in all the women but हाँ it usually resolves after giving the birth। तो यहाँ पर अगर टाइप 1 और टाइप 2 की बात करी जाए डायबिटीज़ की, टाइप 1 में body is not able to produce the insulin, टाइप 2 में body produces insulin but it does not make enough of it or it does not use it efficiently। टाइप 1 के अंदर इट ड्यूरिंग चाइल्डहुड यूजुअली इट कैन डेवलप एट एनी एज। टाइप 2 इट यूजुअली डेवलप्स इन मोस्ट कॉमन इन एडल्ट्स ओवर 45 ईयर्स ऑफ एज, राइट? तो ये सब आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर जैसे इंसुलिन इंजेक्शंस ट्रीटमेंट है और यहाँ पर एक हेल्दी लिविंग और उसमें पॉसिबल इंसुलिन सपोर्ट टाइप 2 में भी देना पड़ सकता है, राइट? तो ये कुछ है जो आपको एक मेजर डिफरेंस जो है वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट ब्रीड ऑफ एनिमल है, इसके बारे में देख लेते हैं। CAG in its report tabled in the Gujarat Assembly has asked the government to preserve mangroves and save खराई breed of camels। इनको स्विमिंग कैमल्स भी बोलते हैं, आप देख सकते हो स्विमिंग कैमल्स। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं आज क्योंकि न्यूज़ में आ गए हैं। रेयर ब्रीड है कैमल की, कहाँ पाए जाते हैं? सॉल्ट मार्शेस ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्टर्न स्टेट ऑफ गुजरात। They are well adapted to the saline desert environment. They are known for their ability to swim, इसीलिए इन्हें swimming camel बोला जाता है। They swim long distance in the sea to reach their grazing areas. They eat large volume of mangroves और इसीलिए अभी आप देखो they asked to preserve the mangroves और ये dependent किस पे है? mangrove पे, right? So they live in a dual ecosystem of land and found only in Gujarat। स्टेटमेंट बन गई तो कहना yes। The खराई was recognized as a separate breed 2015 में by the Indian Council of Agriculture Research। CAG found अभी रिपोर्ट में that nearly 117 hectares of mangroves have been destroyed और क्योंकि they are dependent on them, so it will pose a threat to the extinction of the unique breed of खराई camels also because they are dependent on mangroves for their फूड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स है और आपको ये एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप इस सेशन से आपको एक डायरेक्शन मिल रही है आपके प्रिपरेशन को लेकर, और अगर मिल रही है तो लाइक करना नहीं भूलना, शेयर किया करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ। विल मीट यू टू मंडे विद अदर सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। टिल देन संडे है, कंप्लीट रिवीजन करना आपने जितना भी लास्ट वीक में किया है एंड मेक श्योर जो क्वेश्चंस पूछे हैं सेशंस में उनके आंसर ज़रूर देना इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस।